अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, आपके उत्तर प्रदेश या बिहार? याद रखना, इंदिरा गांधी जो नहर पड़ती है ये आपके पंजाब से निकलती है। कहां से निकलती है? पंजाब के बाद में ये एचआर के अंदर, और एचआर के बाद में ये राजस्थान में। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। कई बार पूछा था इंदिरा गांधी जो नहर निकलती है वो कहां से निकलती है, तो ये आपके दो नदियां हैं, एक ये व्यास नदी है और ये वाली नदी का नाम है सतलुज। और ये दोनों जहां मिलती है वहां पे एक बांध बना हुआ जिसका नाम है हरिके, हरिके बैराज, हरिके बैराज बांध। और यहां से एक नहर निकली, इसका नाम क्या है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना, याद रखना। लेकिन कई बार प्रश्न आता है विश्व की सबसे बड़ी नहर है, विश्व की बड़ी और प्लस में लंबी नहर है, तो आपको बताना है सवेज नहर। क्या बताओगे? लेकिन नहर परियोजना पूछे तो क्या बताओगे? इंदिरा गांधी नहर है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में आपको पंजाब हरियाणा ये तीनों देते तो तीनों करते, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया गया है, तो आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। इस इंदिरा गांधी नहर का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। ध्यान से सुनना, इस राजस्थान से इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर करा। और ये किया गया आपके 2 नवंबर 1984 को। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी से इसका पूर्व नाम क्या था? राजस्थान नहर। इसका नाम इंदिरा गांधी कब रखा गया? तो 2 नवंबर 1984, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या होती है 31 अक्टूबर 1984 को। तो केंद्र सरकार में बाद में इसके नाम पर इस नहर का नाम बदल दिया। तो इंदिरा गांधी का नाम राजस्थान नहर की जगह कर दिया गया। किस तारीख को किया गया? 2 नवंबर। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को किस प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है? तो आप क्या बोलोगे? अब ये मर गया, इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बनाए? राजीव गांधी। कौन बनाए? अब एक किसका? सही है, बेटा था। जो अब जो बेटा बनने की कोशिश कर रहा है वो बन नहीं पा रहा, कौन है? राहुल गांधी। ध्यान से सुनना, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से निकलती है, फिर उसके बाद कहां जाती है, फिर उसके बाद में कहां आती है? मतीसा वाला हेड टिब्बी हनुमानगढ़ में ये प्रवेश करती है राजस्थान में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, सुबह बताया था, ये गलत नहीं होना चाहिए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो देश हैं और इनके बीच में एक समानांतर रेखा है। इस समानांतर रेखा का नाम क्या है? याद रखना, 38वीं रेखा। कौन से नाम है? लेकिन ये रेखा की अगर बात करें तो क्या बताओगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस रेखा की बात करें तो याद रखना, उत्तरी, उत्तरी वियतनाम, वियतनाम। और एक और देश है दक्षिणी वियतनाम। तो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच में कौन सी लाइन है? 17वीं। वहीं पे 49वीं की अगर बात करें तो कनाडा और USA के बीच में। अब ये सुबह चीज पढ़ाई है तो याद रख, सुबह पढ़ाया शाम को याद रहेगा तो पक्का याद रहेगा जीके, और सुबह पढ़ाया शाम को याद नहीं रहेगा तो जीके कभी भी याद नहीं रहेगा। इसलिए ये प्रश्न दोबारा दिया है घुमा के। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया, मलिक मोहम्मद जायसे ने दिया, या रहमत अली चौधरी ने दिया? तो याद रखना, पाकिस्तान का नाम सुना होगा आपने। पाकिस्तान, पाकिस्तान नामक जो शब्द दिया है वो किसने दिया? हाँ जी, क्या हो गया? बिल्कुल चल रहा है, ये देखियो लिख रखे हो। खड़े मत उड़ना आगे साइड में। देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? उन्हें देख बनवारी। अगर आपसे पूछ ले पाकिस्तान जो शब्द दिया है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया है? अगर प्रश्न आ जाए पाकिस्तान देश का जो पाकिस्तान शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया? रहमत अली चौधरी के द्वारा। ठीक है ना? अगर आपसे पूछे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, ये नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। और आपसे इंकलाब, इंकलाब का नारा पूछे तो भी किसने दिया?
इकबाल ने। लेकिन एक बात आएगी, इंकलाब जिंदाबाद, तो याद रखना भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछे तो बोलोगे भगत सिंह ने, और खाली इंकलाब की बात बोले तो क्या बोलोगे? और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। और याद रखना रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान नाम दिया था। कई बार ये प्रश्न आता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का कौन सा आंदोलन चल रहा था? अब एक बात बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है? इतना याद रखिए, 1939 से लेकर 1945। ये मैंने इतना पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था आपके। दूसरा ध्यान रखो, ये प्रश्न में दिया गया असहयोग आंदोलन चला था आपके 1920 से लेकर 1922। एक बात बताइए, इसके बीच में तो ये तो बिल्कुल कट हो गई, कट गई ना। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अब ये बात भी कट हो गई। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और चंपारण शुरू हुआ था आपके 1917 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला हुआ था और कब भैया? 9 अगस्त को। अब एक बात बताइए, डेट मिल रही है ना इसके अंदर? इसका मतलब ये पूछ रहा है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो आप बोलोगे ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा। और ये चला था आपके मुंबई से। कहां से चला गया था? मुंबई से। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पूछ लेगा, किसका जो प्रस्ताव है कि आंदोलन होना चाहिए, प्रस्ताव, ये प्रस्ताव दिया था, वेरी गुड, 8 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरा प्रश्न क्या है, अगर कभी आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस व्यक्ति ने रखा था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन किस व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है? और ये महात्मा गांधी ने किस जगह से चलाया था? मुंबई की एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं गवाले टैंक मैदान, और ये चला था आपके 9 अगस्त को, लेकिन प्रस्ताव रखा था आपके 8 अगस्त को। रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पंडित है। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष चला था? 1900। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस देश के ऊपर बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। यानी कि देश पूछे तो क्या बताओगे? जापान। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका मुख्य जो वचन है ये किसके द्वारा दिया गया? अभी मैंने बताया सारे जहां से अच्छा वो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। याद रखना श्यामलाल पार्षद गुप्त के द्वारा क्या दिया गया आपके? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में। ये बात किसने बोली थी? और ये बात किसने बोली थी? साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इस प्रश्न में ऑप्शन क्या दिया? प्रश्न में दिया गया विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो गीत दिया गया है देशभक्ति गीत, किसके द्वारा दिया गया? श्यामलाल पार्षद गुप्त के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए। जर्मनी और पोलैंड दो देश है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक रेखा है, उसका नाम बताना है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में मैन रहीम या हिंडनबर्ग या ओडरनेस या आपके मेडिसन राय। सुबह बताया था आपको ये हिंडनबर्ग। कौन सा भैया? हिंडनबर्ग, ये याद रखना। हाँ। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश। याद रखना कुषाण वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक वो कौन था? कुजुल कैडफिसिस। लेकिन इसने पूछा है प्रसिद्ध का मतलब वो लोकप्रिय ज्यादा रहा, उसी के कारण चौथी बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी राजा कनिष्क। और इस राजा कनिष्क ने एक सम्मत चलाया था, शक सम्मत। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि जो हमारा पंचांग है ना, जो हमारा कैलेंडर, उस कैलेंडर का नाम क्या है? शक सम्मत चलाने वाले राजा का नाम क्या है? और ये किस वर्ष चला था? 78 ईस्वी में। कब चला था ये? 78 ईस्वी के अंदर। इस शक सम्मत के पहले महीने का नाम क्या है? और इसका लास्ट महीना होता है फाल्गुन। क्या होता है भैया? फाल्गुन। एक बात बताइए, शक सम्मत को भारतीय संविधान में मान्यता कब मिली? इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग बोलते कैलेंडर को। तो याद रखना 22 मार्च 1900। तो राष्ट्रीय कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं? हमारे शक सम्मत। और शक सम्मत की शुरुआत कब होती है? 78 ईस्वी। और किस वंश में इसकी शुरुआत हुई थी? और कुषाण वंश का वो प्रजापति शासक कौन था? राजा कनिष्क।
सुना होगा आपने। ये हर्षवर्धन सुना है क्या? इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ये क्या है आपके? ये सिंबल किसका दिखाई दे रहा है? ये सिंबल नहीं देखा कभी? किसका ये? एक ये सिंबल नहीं देखा? एक ये सिंबल देखा होगा आपने? ठीक है। एक इस प्रकार का सिंबल देखा होगा, और एक इस प्रकार का सिंबल देखा होगा। यानी कि आपको मैंने कितनी मुद्रा के सिंबल बनाए हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो देश हैं आपके, कितने देश, बहुत सारे देश हैं जिनको मुद्रा चिन्ह मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? मुद्रा चिन्ह, चिन्ह का प्रतीक। अब प्रतीक में ये पूछ लेगा ये कौन से मुद्रा का प्रतीक है। हाँ, तो बस आपको बताना भारतीय रुपया। तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कैसा दिखाई देता आपको? इस प्रकार का, है ना। और जो ये आपको दिख रहा ना, इसका नाम है यूरोपीय, यूरोपीय यूरो। ये यूरो का सिंबल है। किसका ये? और ये जापानी, जापानी येन, यानी कि ये येन मुद्रा का है। और किसकी भैया? जापान की। और ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको ध्यान देना पाउंड का। किसका भैया? पाउंड, जो इंग्लैंड या कनेडियन पाउंड बोलते हैं, सॉरी कनेडियन नहीं, ब्रिटिश पाउंड। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसका नाम है अमेरिकी, अमेरिकी डॉलर। तो डॉलर तो बहुत सारे देशों की है, लेकिन जो इसको सिंबल मिला ये कौन से डॉलर का है? अमेरिका डॉलर का। तो भारत में जो मुद्रा के चिन्ह है वो कितने चिन्ह है, जिसमें भारत का भी शामिल है। तो ये चिन्ह याद रखना। येन का जो सिंबल मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा। और इसमें पूछा क्या गया? जापान की मुद्रा का नाम बताना है। हाँ बनवारी, क्या है जापान की मुद्रा? यहां पे तो लिखा है जापानी येन है। ठीक है, कर दोगे? टका कहाँ की है? टका बांग्लादेश। और जो पाउंड की अगर बात करूं तो इंग्लैंड। और डॉलर की बात करूं तो डॉलर याद रखना, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, सिंगापुर की, कनाडा की। तो कई देशों की है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की भी है। अगला देखिए, जापान की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? दो बार आ गया क्यों? दो बार आ गया। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? और याद रखना उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? तो ये याद रखना आपको। तो यहां का राइट उत्तर अपन क्या करेंगे? अब कई बार प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? अब ध्यान से सुनना, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर होता है उपाध्यक्ष को। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। लेकिन राष्ट्रपति किसको देता है? तो ये प्रश्न पूछा गया, कोई बड़ा नहीं है, बस आराम से चीजों को पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना। एक हैबिट बना लो कि डेली के 20 प्रश्न पढ़ने हैं और 20 याद रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न में देखिए, प्रश्न का नाम है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन नामक एक रचना है, उसका संस्थापक पूछ रहे हैं। न्याय दर्शन, योग दर्शन की अगर बात करें ना, कोई योग दर्शन, योग दर्शन, तो योग दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक ना। और सांख्य दर्शन की बात करें तो महर्षि कपिल के द्वारा लिखा गया। लेकिन न्याय दर्शन की अगर बात करें तो आपको क्या बताना है? महर्षि गौतम के द्वारा। किसके द्वारा? अगले प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न तो बता सकते हो मेरे हिसाब से आप सारे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो याद रखना 3 जून 1947 को यह योजना बनती है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला प्रश्न, जयंतिया नामक एक जनजाति है। जनजाति का मतलब समझते हो? जिनका रहना पीना खाना सब अलग होता है। जैसे अपने राजस्थान में किस प्रकार की जनजाति ज्यादा मिलती है? मीणा, भील, गरासिया, बकरवाल, कानबेलिया, सुइया, ठीक है ना, सहरिया। तो उस प्रकार एक जनजाति का नाम है जयंतिया। जयंतिया हो गई, गारो हो गई,
खासी होगी, वेरी गुड। गारो, खासी, जैंतिया नामक ये सारी जनजाति किस राज्य की है? क्योंकि इनके नाम की क्या पाई जाती है? तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि जैंतिया, गारो, खासी, इनके बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मासिन, मासिन राम। तो मासिन राम किस राज्य में पड़ता है? तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि जैंतिया, गारो, खासी नामक जनजाति किस राज्य की है और इन्हीं के नाम की पहाड़ियां भी किस राज्य में पाई जाती है? अगले प्रश्न को देखिए। और बोलियां भी बोली जाती है इन्हीं के नाम की। 7 ताल। अब एक बात बताता हूं, अधिकांश जिन झीलों के पीछे आपको ताल मिले, जैसे नैनीताल, नैनीताल, भीमताल, ठीक है ना, मानस ताल, राक्षस ताल, राक्षस, राक्षस ताल, ये सभी की सभी जो झील है ये सारी की सारी कहां पड़ती है? लेकिन जिन झील के पीछे नाग मिले, क्या मिले? जैसे शेषनाग, शेषनाग, वेरी नाग, नागिन, अनंत नाग, ये सारी की सारी कहां मिलेगी आपको? हिमाचल प्रदेश की एक झील बहुत फेमस है जिसका नाम आता है आपके सामने, गोविंद, गोविंद सागर, जो सिखों के 10वें गुरु के द्वारा बनाई गई थी। ये कृत्रिम झील है, बड़ी नहीं बोलोगे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील पड़ती है उत्तर प्रदेश में, गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो वल्लभ पंत सागर वो अलग है। तो गोविंद सागर मानव द्वारा बनाई गई है सिखों के 10वें गुरु द्वारा, और किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में। कर लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। एक डल झील मिलेगी आपको, क्या मिलेगी? वो भी कहां मिलेगी? और एक मिलेगी आपको वूलर झील, और एक झील मिलेगी डलहौजी, क्या मिलेगी? तो डलहौजी की अगर बात की जाए तो कहां बताओगे? कहां? डलहौजी झील बोले तो हिमाचल प्रदेश, डल झील बोले तो जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? वूलर। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की होगी कोई, जैसे एक सुखना लेक आती है, वो चंडीगढ़ की है। कहां की है? चंडीगढ़ की। तो सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। सभी बच्चे कहां पर हैं? गुरुजी यहीं घूम रहे सारे बच्चे, कहीं नहीं है, यहीं पे हैं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देगा? सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की जो खोज की थी वो 1543 में अमेरिका का व्यक्ति था जिसका नाम था निकोल्स, निकोल्स कोपरनिक्स। और सबसे पहले ग्रहों की भी खोज किसने की थी? उसी ने। तो सौर मंडल में कई बार यह प्रश्न आता है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है और उपग्रहों की संख्या कितने? बनवारी उपग्रह, उपग्रह, उपग्रहों की संख्या है 205, जिसमें सर्वाधिक पड़ते हैं आपके शनि के। किसके हैं? शनि ग्रह यो रो। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? 82 उपग्रह हैं उसके। जैसे पृथ्वी के उपग्रह कितने % है? क्या नाम है? चंद्रमा, ये कोटेंगे। सौरमंडल का मुखिया कौन होगा? मुखिया का मतलब है जो सौरमंडल को जीवित रखता है, जिससे सब कुछ है। तो आप क्या बोलोगे? सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? अरे वही है जो रख रहा है उसको जीवित है। कोपरनिक्स ने तो सौरमंडल के बारे में बताया सबसे पहले, कब बताया? 1500। जन्मदाता और मुखिया एक ही बात होती है। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर सूर्य के अंदर 4 हाइड्रोजन के मौलिक अणु आपस में लड़ रहे हैं तब जाकर एक हीलियम को जन्म देते हैं, और ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं नाभिकीय। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन का मतलब होता है कोई चीज का खत्म हो रहा। अब सूर्य एक टाइम में खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर से क्या मिट जाएगी? तो उसके जगह क्या आ जाएगा? अब हीलियम आ जाएगा। हाइड्रोजन मिट जाएगी तो हाइड्रोजन नहीं होगी, तो अभिक्रिया नहीं होगी, तो कोई ऊष्मा या प्रकाश बनेगा ही नहीं। इसलिए सूर्य की जो अनुमानित उम्र है ना, वो 10 अरब है। कितनी है? 10 अरब वर्ष बताई गई है, जिसमें से सूर्य ने लगभग 4.7 अरब वर्ष पूरे कर लिए। यानी कि हमारी सूर्य की जो आयु है वो आधी आ चुकी है। इस कारण हमारी पृथ्वी की भी आयु कितनी आ चुकी है?
क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश नहीं हो तो पृथ्वी जीवित नहीं रहेगी। तो इतना बता दो, सूर्य एक क्या है, ग्रह है या तारा है? जिसका खुद की ऊष्मा हो ऐसे पिंडों को हम क्या बोलते हैं? तारा। तो सूर्य क्या है? और इस सूर्य के अंदर से जो ऊष्मा या प्रकाश निकलता है उस घटना को हम क्या बोलते हैं? जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन किस में बदलता है? जहां हाइड्रोजन गैस होगी वहां दूसरी गैस कौन सी होगी? हाँ, बस इतना याद रखना। और वो भी कहां मिलेगी? तारे में मिलेगी। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? वेरी गुड। आज सुबह बताया था कि पंचायती राज के अंदर जो अंगों की संख्या देने का कार्य किया था, कितने अंग बताए? 3। बलवत राय मेहता समिति। और इसके छोटे स्तर को हम क्या बोलते हैं? और दूसरा स्तर कौन सा इसका? प्रखंड, जिसको बोलते हैं आपके पंचायत समिति। और तीसरा स्तर कौन सा इसका? ये तो नगर पालिका केंद्र हो गया, नगर परिषद। बड़ा पूछे तो आप क्या बताओगे? हाँ, और छोटा पूछे तो? और एक बात बताइए, कोई नहीं बोलेगा, बनवारी बोलेगा। बनवारी ग्राम पंचायत के मुखिया का नाम क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है भैया? अब एक बात और बता दे मुझे, सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? वाह यार, पढ़े हो तो रे। क्या दे? सुबह पूछे तो कर देगो, सवेरे पूछेड़ा याद रखा है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? देखो, जो हमारी आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा में कई सारे अरबों तारे हैं, और इस अरबों तारों की इस प्रकार की श्रृंखला है। नहीं, वर्ताकार नहीं बोलते इसको। देखो क्या होता है, वर्त तो पूरा आपके सर्कल में होता है, तो कहीं पे ये इस प्रकार है, इस प्रकार है। ये क्या है? सांप ऐसे तो बैठता है, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार है। तो हमारी आकाश गंगा का जो आकृति है वो कैसी है? और एक और देखते हैं इधर, और सुन, हमारी अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगाएगी तो वो भी कैसे लगाएगी? तो एक कभी कम होगी तो कभी दूरी क्या होगी? ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपना उत्तर है। कई बार ये प्रश्न आता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं मिल्की, नहीं मिल्की वे क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी, या इसका दूसरा नाम आता है दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो कभी भी पूछे तो आपको बोलना है मिल्की वे। मिल्की वे ऑप्शन में नहीं है तो क्या मिलेगा? मंदाकिनी। और मंदाकिनी नहीं है तो क्या मिलेगा? दुग्ध मेखला। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वो भी किस आकृति में लगाती है? जब सूर्य का चक्कर लगाती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? यानी कि सूर्य का वो क्या है? पथ है। वो क्या है? पथ का मतलब होता है उसकी सड़क, उसका रास्ता। और उसकी सड़क रास्ता कैसा है? कैसा है अर्जुन? सर्पिलाकार। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा। मेघमा किस रूप से पृथ्वी से बाहर आता है? अब आपने देखा होगा, जब कभी भी पृथ्वी की आंतरिक हलचल होती है, उस घटना में जो मेघमा बाहर आता है तो उसको बोलते हैं ज्वाला, ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? अब देखो, ज्वालामुखी के ये एक नली बनती है, और ये धरती से बाहर आकर आपके बाहर जम जाता है। जब ये जमता है तब इसको बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। और ये जब नली के माध्यम से बाहर आ रहा था, ये गर्म है, ये आपका क्या, ये गर्म। और ये गर्म तत्व को हम क्या बोलते हैं? मेघमा। क्या बोलते हैं? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? ये रहा, पिघले द्रव, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आता है पिघला हुआ, ये गर्म है आपके मेघमा, बाहर आके जम जाता है, ठोस बन जाता है। उस ठोस भाग को हम क्या बोलते हैं? तो ये पूछ लेगा, ठोस द्रव्य जो जमाव है उसको हम क्या बोलेंगे? लावा। लेकिन लावा से पहले ये क्या कहलाता है आपके? तो ये कैसी अवस्था मिलेगा आपको? अगले प्रश्न को देखिए। ईरान की मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? ईरान की मुद्रा, याद रखना, पैसो नामक जो मुद्रा चलती है ये आपके भैया चिली, चिली देश सुना है? चिली सुना है क्या? चिली देश है एक, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। एक देश सुना है अर्जेंटीना, सुना है क्या? एक देश सुना है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? पेसो। और येन तो अभी बताया था मैंने, जापान की। डॉलर अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, सिंगापुर की, कनाडा की, न्यूजीलैंड की, सबकी क्या आपके?
डॉलर। और एक रियाल की अगर बात करें तो ये किसकी है? याद रखना वर्तमान में इसका नाम रियाल नहीं है, इसे तोमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोमान। तो तोमान कहां की राजधानी है? अब सुनना, ईरान की कैपिटल पूछ लेगा कई बार आपसे। कैपिटल, कैपिटल का मतलब समझा है क्या? राजधानी। तो राजधानी देखो, ईरान न की ध्वनि है ना, तो याद रखना तेहरान। क्या याद रखोगे? तो कभी प्रश्न आ जाए इंडोनेशिया के अंदर क्या चलता है आपके? पैसो। क्या चलता है भैया? पैसो, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न को देखिए, देखना इंडोनेशिया की शायद रूपा है, और इंडोनेशिया की रूपा है और फिलीपींस की आपके पैसो है। पक्की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बाकी बच्चे भाई सेशन को दबा के शेयर करें सारे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी 25 दिसंबर 1800, और ये कहां पे की गई थी? मुंबई। और इसका अध्यक्ष बताइए कौन था अध्यक्ष? यानी कि पहला अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष WC। एक बात बताइए, इस कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना की गई तो इसका जनक पूछ लेगा आपसे, जनक या संस्थापक? संस्थापक जो चलावे, AO अयूम। और जब ये आपकी स्थापना की गई तब भारत का वायस, वायस तो वायस रॉय की अगर बात की जाए तो क्या बताओगे आप? लॉर्ड, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्यों रे आ जाएंगे? अगले प्रश्न को देखिए, मसाई कहां की आदिम जनजाति है? आदिम का मतलब मसाई की उत्पत्ति उसी देश के अंदर हुई है। वो हो क्यों रहे हैं? देखो, मसाई आपको याद रखना तंजानिया के, कहां के? अगर तंजानिया ऑप्शन में ना हो तो आपको कौन सा माध्यम मिलेगा? मसाई जनजाति कहां की है? अगले प्रश्न को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, खाली स्वराज शब्द का प्रयोग पूछ रहा है। वेरी गुड, 1916 में। और पूर्ण स्वराज का प्रयोग, पूर्ण स्वराज का प्रयोग किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कहां पे किया था? लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की बात बोले तो ये कब की थी? 1929 में। जबकि स्वराज शब्द की बात बोले तो कब रखा गया था? जिसमें नरम दल और गरम दल वापिस होते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, इसी के अंदर ओम रूल की स्थापना भी होती है। किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? भारतीय भौतिक के अंदर पूछे तो याद रखना आपके 1930 के अंदर, और ये था आपके सीवी रमन। और इस सीवी रमन को सन 1954 के अंदर एक पुरस्कार भी मिला है। तो भारत का वह कौन सा व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न में मिला है? तो आप क्या बताओगे? एक व्यक्ति और है जिसका नाम आता है मदर, मदर टेरेसा को आपके नोबेल पुरस्कार भी मिला और क्या मिला है? भारत रत्न। लेकिन कौन से वैज्ञानिक को आपके सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? तो आप क्या बोलोगे? और सबसे पहले इसको भारत रत्न भी मिला है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां पर की गई? कोई नहीं बोलेगा, बस रुक जाए एक बार, बनवारी नहीं बोलने दे। हाँ बनवारी, प्रश्न पढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार, भाई प्लीज ना बताइए, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग बोली। ये पूरा क्षेत्र ये हमारी जगह है, हम लेते हैं इसको। यार अभी तो लिखा था लाहौर 1930 के अंदर है। तीसरा प्रश्न हो यो, तीसरा प्रश्न पहले बतायो। कौन बताओगे? नीचे कौन लिखे हो? मैं लाहौर, यो पढ़ो भी हो। पूर्ण स्वराज की बात बोले तो है।
अच्छा, और अगर स्वराज की बात बोले ना, स्वराज, तो ये 1916 के अंदर बोला गया था। और कहां पे? लखनऊ में। लखनऊ में। पूर्ण स्वराज की बात बोले तो 1929 में लाहौर में। अब ये बता, किसने मांग की थी पूर्ण स्वराज की? मांग किसने की थी पूर्ण स्वराज की मांग? हाँ, पंडित जवाहरलाल। मनीष, आज तो बता दे, पेपर में कौन बताओगे? जद को ना जोर आने दे, जितनो जोर आओगे ने उतनो ज्यादा तैयार हो गयो। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्यरत हैं? अगर मैं अभी बात करूं ना, वर्तमान में अगर देखा जाए हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की या बोल दो जज, क्या बोल दो, जो भी काम करे ना वो 1+25 काम करे। कितने कर रहे हैं? कार्यरत का मतलब है अभी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितने न्यायाधीश कर सकते हैं? तब आप कितने बताओगे? कितने कर सकते हैं? लेकिन प्रश्न में क्या बोला? वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? कार्य करते हैं वर्तमान में। तो अभी कितने करते हैं आपके? 26। लेकिन इनकी संख्या कितनी बतानी है आपको कभी भी? सुप्रीम कोर्ट 1 है, हाई कोर्ट 25 है। हाई कोर्ट का मतलब वो कई राज्य को आपको न्याय क्षेत्र, मैंने हाई कोर्ट बोला, और देश में टोटल कितना है? तो किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश ज्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। सबको सर्वश्रेष्ठ, सारंगो, सर्वोच्च, तो सबको बाप है यो, एक है यो दिल्ली में। और ये अंदर कितना न्यायाधीश काम करने लग रहे हैं, लेकिन ये कितना कर सके अंदर? तो वर्तमान ऑप्शन आ गयो। अगर वर्तमान ना दे डो वारने तो अपन कितना बताना पड़ा? हाँ, अगले प्रश्न को देखिए इसमें। हाँ, कार्यरत वर्तमान में 26 है। किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक? कोई नहीं बोलेगा, बस एक जगह बोलेगा, प्रशांत बोलेगा, बता दे। मनीष, मनीष तू तो सही है। रहा मैंने क्या बोला था? किसी तारे से 4 हाइड्रोजन के मौलिक अणु जब टूटेंगे तो किसको जन्म देंगे? तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन सी मिलेगी और दूसरे नंबर पे कौन सी मिलेगी? अब कभी प्रश्न आ जाए कि किसी तारे, एग्जाम्पल फॉर हमारा तारा ले लिया हमने, क्या ले लिया? इस सूर्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या है? लगभग 71%। और दूसरे नंबर पे कौन सी मिलेगी? लगभग 26.5%। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किसी तारे के अंदर हाइड्रोजन है तो दूसरी गैस का नाम बता दो, ऑटोमेटिक क्या बताएगा? तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? लेकिन ये अभिक्रिया करती है, इस कारण इसको गुब्बारे में नहीं डालते। हाँ, ज्वलनशील होती है, इसलिए हम किसको डालते? हीलियम को। तो इस प्रश्न का राइट, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन। बनवारी, ये तो तेरे कौन बताया जाओ। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, 1905 में। अगले प्रश्न को देखिए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? इंडिया विंस फ्रीडम, आजादी की जीत, भारत की आजादी की जीत नामक पुस्तक लिखी थी आपके। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। और याद रखना, यह स्वतंत्र भारत का पहला क्या था? देश का प्रथम नहीं, शिक्षा मंत्री। तो हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? और याद रखना, इसका जो बर्थडे आता है वो कब आता है? नहीं, 11 नवंबर को। कब आता है? और 11 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर आता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये देश के पहले क्या थे? वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। रेमन मैक्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? देखो, रेमन मैक्सेस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई, स्थापना, वेरी गुड, 1957 में। सुनना, रेमन मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? 1900। लेकिन इसको वितरण करने की, वितरण का मतलब होता है देने की, और ये 1958 में। और सबसे पहले 1958 में एक भारतीय को मिला जिसका नाम आता है विनोबा।
भावे। तो किस भारतीय को सबसे पहले रेमन मैग्सेस मिला? और ये किसने दिया था? नहीं, 58 में। फिलीपींस की सरकार, और उसकी राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और याद रखना, फिलीपींस का जो पहला राष्ट्रपति था वो कौन था? इसकी याद में, इसकी समृद्धि में ये पुरस्कार दिया जाता है। और किस तारीख को मिलता है ये? हर वर्ष मिलता है। और बताते हैं कि इसके अंदर जो नगद राशि मिलती है वो 50, तो 50,000 अमेरिकन डॉलर का जो मुद्रा है वो इसमें दी जाती है। और ये कौन सा देश देता है? और ये किसकी जगह से मिलता है? और सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला था ये? विनोबा भावे को, पहला भारतीय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। कब क्या था? 1956 में। अगले प्रश्न को देखिए। भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बनने वाला उस राज्य का नाम क्या था? और यह बना था 1 अक्टूबर। लेकिन भारत में 14 राज्यों का भाषा के आधार पर क्या किया गया? वेरी गुड। और ये 14 राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर, कब किया गया? किस तारीख को किया गया? लेकिन भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश किस वर्ष बना था? 1 अक्टूबर को। और उत्तर हो जाएगा इसका भी उत्तर। अगले प्रश्न को देखिए, आराम से प्रश्न को पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है? याद रखना, हमारे वेतन को जो तैयार करती है वो अधिकार किसको है? जो कानून बनाती है। और हमारे राष्ट्रपति के वेतन की बात कौन सी अनुसूची के अंदर है? अरे यो लिख दियो सूची। कौन सी अनुसूची के अंदर? हमारे राष्ट्रपति को महीने का वेतन कितना मिलता है? कितना मिलता है? अब इसके वेतन में जो बढ़ोतरी है, कमी है, कौन करेगा? याद रखना, 1 अप्रैल नहीं, 2018 से पहले पूर्व की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन था कितना? वेतन हो राजवीर, मनीष है? कितना हो गया? 1.5 लाख ना। लेकिन 1 अप्रैल 2018 के बाद में कितना वेतन हो चुका है? अब वेतन बनाता कौन है? और यह बात कौन सी अनुसूची के अंदर बोली गई है? बस इतनी बात याद रखनी है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? अब समझाता हूं ये क्या चीज है। ये आपके क्या है? अर्थ है। अर्थ का मतलब पृथ्वी है। अब पृथ्वी एक गेंद है, उस गेंद के बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है ना, उसकी लेयर बांटी है इस प्रकार से। एक ये एक मंडल है, ये फिर दूसरा मंडल है, फिर तीसरा मंडल है, फिर चौथा मंडल है, फिर 5। कितने मंडल है? इस जो सबसे निकट है ना, इसके अंदर धूल के कण, बादल, बारिश, तूफान, पशु, जानवर, घास फूस, कितना भी डंगा है वो इसी के अंदर है। तो यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका। तो सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? हाँ, निचलो निचलो ही बतायो है। ये ऊपर छात पर देख ले, ये तो दिखने लग रहे डंगो बार को। यो किसो मंडल है? हवाई जहाज ऊपर लमोड है। हाँ, हवाई जहाज ऊपर है। चिड़कली चड़कली सब, चिड़िया चील चाल सब ये हुआ 6 मंडल में। हाँ, पर्यावरण भी जो आपको दिखता है, वातावरण भी दिखता है, वो 6 मंडल का है सारा। पापा की परी उरे 6 मंडल मचा ले रहे। उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें वाला राज्य बताना आपको। बताइए अब। एक तो भाई शेयर नहीं करते बिल्कुल भी आप। कृष्ण चौधरी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। सेशन को शेयर करें भाई दबा के आप। लाइक लोग ने छोड़ो, शेयर करो।
दीपक कह रहे जय हिंद गुरुजी। जय हिंद तो ठीक है, सेशन को शेयर नहीं करते बिल्कुल भी आप। क्या ले रहे तू? और लाइक भी नहीं करते आप। मान जा तू। क्या प्रश्न दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य में है? सोच लो भी। पहला राज्य कौन सा है? कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी है? उसके बाद जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें 48। कितनी है? इसके बाद जो राज्य, इसका नाम आपके सामने पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? इस पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीटें वो कितनी है? 42। उसके बाद जो राज्य उसका नाम है बिहार। क्या नाम है? बिहार में लोकसभा सीटें कितनी है? 40। उसके बाद जो राज्य उसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है? और तमिलनाडु में जो लोकसभा सीटें कितनी है? इसके बाद जो राज्य है उसका नाम है एमपी। क्या नाम है? इसकी जो टोटल लोकसभा सीटें कितनी है? इसके बाद जो राज्य उसका नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? और कर्नाटक की जो लोकसभा सीटें वो कितनी है? इसके बाद जो राज्य उसका नाम क्या है? और गुजरात की लोकसभा सीटें कितनी है? 26। इसके बाद जो राज्य उसका नाम है राजस्थान। क्या नाम है? और एक राज्य और याद रखना आंध्र प्रदेश। इन दोनों की जो सीटें कितनी है? इसकी भी कितनी है? तो इसने क्या बोला है? यूपी के बाद पूछ रहा है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? और याद ना रखियो, गणित है सारी। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, जो 11 दिसंबर 1946 में, जिसको संविधान निर्माण की कौन सी बैठक बोलते हैं? दूसरी बैठक। और इसका राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर। इसने क्या बोला है? स्थायी अध्यक्ष, लेकिन बोल दे कि अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष बना था ये 9 दिसंबर को। और ये कौन सी बैठक थी? तो पहली बैठक में संविधान निर्माण का अध्यक्ष कैसा था? और इसने स्थायी पूछ लिया। समिति की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति का नाम है एक संचालन समिति का अध्यक्ष, एक प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष, प्रक्रिया, और एक याद रखना नियम समिति का, और एक याद रखना तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। इन सभी समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? इन सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी बैठक में स्थायी बना? उससे पहले कैसा सदस्य था? अस्थायी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? देखो याद रखना, गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है, जबकि इसके अंदर स्वर्ण मंदिर की अगर बात आ जाए, स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? निर्माण। तब आपको बोलना है गुरु अर्जुन देव। लेकिन इस स्वर्ण मंदिर की नींव की बात बोले ना, नींव किसने रखी थी, तो भी क्या बोलोगे? और ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? और ये कौन से नंबर के थे? अंतिम थे या और भी है कोई अंतिम? और ये कौन से नंबर का गुरु है? और ये कौन से नंबर का है? सिखों की एक लिपि का नाम है जिसका नाम है गुरु। और ये गुरुमुखी चलाने वाले गुरु का नाम क्या बताओगे आप? तो दूसरों को नाम क्या है? वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए, किस कारण से पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? अब आपको पता है कि हमारी पृथ्वी घूमती है। एक तो पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है लट्टू की भांति, उसको गोल गोल इस प्रकार से, और एक घूमती है सूर्य के
चारों ओर। तो ये हमारी अर्थ है, ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस वाली गति को बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? या दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं वार्षिक गति। क्या बोलते हैं? वार्षिक गति। लेकिन जो अपनी जगह लट्टू की भांति गोल गोल घूमती है उसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? या इसे बोलते हैं परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। या इसको बोलते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रोटेशन मोशन, इसे बोलते हैं रिवोल्यूशन मोशन। अब पृथ्वी गोल गोल घूमेगी तो यहां से कोई टॉर्च पड़ रही है तो यहां पे उजाला है, लेकिन उधर क्या है? अंधेरा। अब गोल गोल घूमेगी तो जहां अंधेरा था वहां पे भी तो प्रकाश आएगा। इसलिए पृथ्वी की हर जगह पे प्रकाश और अंधेरा किस गति से होता है? तो इस पर उत्तर क्या करोगे? और एक बात बताइए, पृथ्वी का जो घूर्णन का मतलब होता है अपनी जगह घूमना, और एक चक्कर है, अभी एक चक्कर कितने समय में लगता है? हाँ, तो इसका पूरा एग्जिट बताना आपको 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। समझ? इतने में एक चक्कर लगा लेगी। मैं पृथ्वी हूं, अब मेरा मुंडो उड़ है, अगर घूम के वापिस उड़ना होगा तो एक चक्कर होगा। इसी गति ने मैं क्या कहूंगा? और दूसरी भाषा में क्या कहूंगा? परिभ्रमण। अब एक दिन को मतलब हो है 24 घंटे में कोई घटना घटा, मैंने दैनिक बोला, दैनिक दिनचर्या हो ना, दैनिक एक दिन की, तो मैं नाम के दे दियो दैनिक गति। अगर ये हो रही है तो पृथ्वी की हर जगह पे क्या दिखेगा? प्रकाश भी दिखेगा और अंधेरा भी दिखेगा, यानी कि दिन भी होगा और रात भी होगा। तो दिन रात कैसे बनते हैं? और अगर पूछ ले पृथ्वी के ऊपर ऋतुएं होती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो वो किस गति से होती है? तो परिभ्रमण से। वर्ष बनता है परिभ्रमण से, दिन बनता है आपके घूर्णन से। अगले प्रश्न को देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है। देखो, तुगलक वंश का समय था आपके 1320 से लेकर आपके 1414 तक, ये तुगलक वंश का समय है। और तुगलक वंश की नींव रखी थी आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन प्रश्न पूछा है इस तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो याद रखना, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, सॉरी, आपके हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या कौन सा? फिरोज शाह तुगलक था ये दूसरे नंबर का। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। भारत में सबसे पहले नहर किसने बनाई थी? नहीं, सबसे पहले नहर बनाई थी गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन नहरों का जाल बिछाया था इसने, सर्वाधिक नहर इसने बनाई थी। पहली नहर का निर्माण कौन करवाता है? नहर पद्धति इसी ने दी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। मनबेरो पटेल जी कौन का पढ़ना बंद करूं क्लास। किस महाद्वीप को अंध महादेश या अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? और जो मानव की उत्पत्ति है वहीं से मानव ने जन्म लिया था सबसे पहले। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी चैनल पे नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।